रनावत मेंशन के बड़े से दरवाजे से बारात निकल चुकी थी। सिल्वर कलर की शेरवानी, माथे पर सेहरा बांधे रणविजय घोड़ी पर बैठा बहुत ही हैंडसम लग रहा था। उसके आसपास उसके सभी घर वाले बाराती डांस कर रहे थे और आज टाइकून के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। धीरे धीरे मेढक की चाल से चलते हुए बारात मेहता सदन की ओर बढ़ रही थी। मेहता सदन में दुल्हन के जोड़े में बैठी अंजलि के हाथ पांव फूल रहे थे, क्योंकि काफी टाइम हो गया था। आहाना और विवेक लौट कर नहीं आए थे। तभी उसके कानों में महिलाओं की आवाज पड़ी, अरे बारात आ गई, चलो चलो। सभी लड़की और महिलाएं बारात का स्वागत करने के लिए दरवाजे पर आईं। अंजलि के दिल की धड़कन तेजी से चल रहा है। महेश जी के कदम अचानक से थम गए। उनके सामने बरसों पुराना दोस्त टाइकून डांस जो कर रहा था। टाइकून की नजर जैसे ही महेश जी पर पड़ी, वह रुक गया। उसकी आंखों में नमी आ गई। वह धीरे धीरे चलते हुए महेश जी के पास आया और दोनों ने झटके से एक दूसरे को गले लगा लिया। कुछ वक्त के लिए सब कुछ शांत सा हो गया था। दोनों ने आंखों ही आंखों में बात किया। टाइकून ने कैनाल को अपने पास बुलाया और महेश जी से बोला, हाँ, यह मेरा बेटा है। महेश जी अपनी आंखें फाड़े कैनाल को देख रहे थे। तुमने शादी कब की? उनके मुंह से निकला। मैंने शादी नहीं की, टाइकून ने हंसते हुए कहा। तभी पंडित जी ने कहा, जजमान, द्वार पूजा की रस्म शुरू करिए। पंडित जी की बात सुनकर महेश जी ने रणविजय के पैर को थाली में धोया और उसके माथे पर तिलक लगाया। द्वार पूजा की रस्म खत्म हो चुकी थी, लेकिन अभी तक आहाना का कोई अता पता नहीं था। अंजलि अपने कमरे में परेशान हो रही थी। उसने अपना कमरा अंदर से बंद कर रखा था। वह लगातार विवेक को फोन लगाए जा रही थी, लेकिन विवेक का फोन नहीं लग रहा था। रात का समय, सुनसान रोड पर एक लड़की दुल्हे के जोड़े में बेतहाशा भागे जा रही थी। गहने जेवर से लदी वो बला के खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने लहंगे का घाघरा उतार दिया था। लहंगे के ब्लाउज के साथ ब्लैक कलर का जीन्स, हाथों में भर भर कर सुहाग का लाल जोड़ा, बालों का जोड़ा बनाकर उसमें सफेद मोगरे के फूल का गजरा, आंखों में मोटे मोटे काजल, लाल गाढ़े रंग की लिपस्टिक, गले में हैवी डायमंड नेकलेस, बड़े बड़े झुमके। उसने अपने सारे गहने पहने हुए थे। इस समय उसकी धड़कन किसी भट्टी की तरह धक धक कर रही थी। कुछ दूर जाने के बाद उसके सामने एक बुलेट आकर रुकी। उस पर एक 17-18 साल का लड़का बैठा हुआ था। जी हाँ, आप लोग सही समझ रहे हैं, यह छोटू था, जो हर खराब और अच्छे कामों में आहाना के साथ खड़ा होता था। आज भी वह आहाना के साथ आ गया था। आहाना के हाथ में विवेक का मोबाइल था, जो स्विच ऑफ था। जल्दी चलो, मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ दो, आहाना ने अपनी घबराई हुई आवाज में कहा। जी दीदी, कहते हुए छोटू ने बुलेट को फुल स्पीड में सड़क पर दौड़ा दिया। इधर सिटी हॉस्पिटल में विवेक पागलों की तरह आहाना को ढूंढ रहा था। जब बहुत ढूंढने पर उसे आहाना नहीं मिली, तो उसने डॉक्टर के मोबाइल से ही अंजलि को फोन किया। अंजलि ने झटके से फोन उठाया। हेलो अंजू, आहाना नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ चली गई वह। यह सुनते ही अंजलि के दिल की धड़कन और जोर जोर से चलने लगी। उसे बहुत डर लगने लगा। उसके हाथ पैर कांपने लगे। अब उसे अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था। उसने अपने डरते हुए आवाज में कहा, क्या कह रहे हो तुम? क्या वो भाग गई? हाँ, वो भाग गई। डॉक्टर ने कहा था वह प्रेग्नेंट है। उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। क्या? ये सुनते ही अंजलि ने कसकर अपने दोनों हाथ की मुट्ठी बंद कर लिया और तभी उसके दरवाजे पर जोर जोर से नॉक होने लगा। उसने जल्दी से अपना घूंघट नीचे खींच लिया और बोली, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ, तुम जल्दी से खोजो उसे, नहीं तो आज मेरी बलि चढ़ जाएगी। वह पागल आदमी मुझे इतने टुकड़ों में काटेगा जिसका कोई भी अंदाजा नहीं है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने बड़ी सी भीड़ थी। वसुंधरा जी, दीपू, सुमन, मेघना जी। सुमन ने चहकते हुए उसका हाथ पकड़े। जैसे ही उसका घूंघट उठाने को हुई, अंजलि ने कसकर अपने घूंघट को पकड़ लिया। अरे भाभी, दिखाइए तो कैसी लग रही है। तभी मेघना जी ने कहा, अरे तुम बाद में देख लेना उसे, अभी चलो वरना देर हो जाएगी, मुहूर्त निकल जाएगा। सुमन ने अपना मुंह बना लिया और अंजलि ने चैन की सांस ली।
अंजलि को ले जाकर रणविजय के बगल में बिठा दिया गया। सामने पंडित जी अग्निकुंड में आहुति डालते हुए कुछ मंत्र पढ़ रहे थे और साथ साथ अंजलि और रणविजय भी हवन में आहुति डाल रहे थे। जहां अंजलि के चेहरे पर एक हाथ का घूंघट था, वहीं रणविजय के सर पर सेहरा बंधा हुआ था। उसने धीरे से अंजलि का हाथ पकड़ा, लेकिन वह शौक हो गया। उसे आहाना का स्पर्श अच्छे से पता था। उसने अपना सर घुमाकर अपने बगल में बैठी घूंघट वाली लड़की को देखा। फिर उसने उसके हाथों को देखा जो पूरी तरह से कांप रहे थे। उसे समझते देर नहीं लगी कि यह लड़की आहाना नहीं है। रणविजय का खून खोलने लगा। क्या आहाना ने अपनी जगह दूसरी लड़की को बैठा दिया? क्या वो फिर से भाग गई? तभी पंडित जी बोले, पैरों के लिए खड़े हो जाइए। यह सुनते ही रणविजय खड़ा हो गया और उसके साथ अंजलि भी खड़ी हो गई। अंजलि का सैंडल बगल में पड़ा था, जिसे देखते ही रणविजय को विश्वास हो गया कि यह आहाना नहीं है। उसने राणा जी को देखा और अंजलि के सैंडल की तरफ इशारा किया। यह देखकर राणा जी के पैरों तले से भी जमीन खिसक गई। यह लड़की फिर से भाग गई, उन्होंने मन ही मन कहा, और वह जल्दी से कमरे के अंदर गए। रणविजय ने अंजलि का हाथ छोड़ा और अपनी शेरवानी का दुपट्टा निकालकर उसके पास रखते हुए बोले, मैं अभी आया, मुझे बहुत जरूरी काम है। पंडित जी ने कहा, अरे बेटा, क्या जरूरी काम है? फेरे पूरे कर लीजिए। नहीं, मैं बस अभी आया, कहते हुए रणविजय वहां से उठकर जाने लगा। यह देखकर महेश जी, मेघना जी व सुंदरा जी रणविजय के पीछे पीछे जाने लगी। रणविजय ने उन सबके ऊपर अपनी कठोर नजर डालकर कहा, मैं शादी से भाग नहीं रहा हूँ, जो आप सब लोग मेरे पीछे आ रहे हैं, मेरा वेट कीजिए। ये सुनते ही अंजलि के माथे पर पसीने आने लगे और उसकी घबराहट बढ़ने लगी। अंजलि को खड़ा देख मिस्टर एंड मिसेज मेहता का ध्यान भी इस तरफ नहीं गया था कि आहाना बिना चप्पल के ही खड़ी है। चारों तरफ खुसर फुसर होने लगी। कमरे में पहुंचकर रणविजय ने अपने सर पर बंधा हुआ सेहरा निकालकर गुस्से में पलंग पर फेंक दिया और बोला, आहाना कहाँ है? वह लड़की आहाना नहीं है। राणा जी पसीने से तरबतर हो गए थे। मैं देखता हूँ, उन्होंने अपनी घबराई हुई आवाज में कहा। क्या मैं देखता हूँ? रणविजय के गुस्से भरी आवाज सुन राणा जी चुप हो गए। यहाँ सब कुछ संभालिए आप, मैं उन्हें ढूंढ कर आता हूँ। तभी राणा जी बोले, आप ऐसे कहाँ जाएंगे? सबको शक हो जाएगा। मैं देखता हूँ, बस 10 मिनट दीजिए मुझे। रणविजय अपना शेरवानी उतार कर बेड पर फेंकते हुए बोला, इसे पहनिए और मंडप में बैठिए। यह सुनते ही राणा जी के पैरों तले जमीन हट गई। क्या? मैं कैसे? पता नहीं वो कौन लड़की है? राणा जी हकलाते हुए बोले, कोई भी है, अंजलि से तो शादी करनी नहीं आपको, तो फिर उसी से कर लीजिए। कहते हुए रणविजय ने अपने कपड़ से अपना कोट निकाला और उसे पहनते हुए तेजी से बाहर चला गया। राणा जी के पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने फटाफट से वह शेरवानी पहनी और अपने चेहरे पर सेहरा बांधा और चुपचाप कमरे से निकलकर अंजलि के बगल में आकर बैठ गए। रस्म फिर से शुरू हो गई। इधर रणविजय अपने कार में बैठकर लैपटॉप पर कुछ कर रहा था और इस समय ड्राइविंग सीट पर कैनाल बैठा हुआ था। उसने कैनाल को लोकेशन बताया और गाड़ी की स्पीड बढ़ाने को कहा। आहाना के हाथ में जो सगाई की अंगूठी थी, उसमें जीपीएस चिप लगा हुआ था। जब से आहाना सगाई वाले दिन भागी थी, उसी दिन से रणविजय को उस पर विश्वास नहीं था। आहाना इस बात से अनजान बेतहाशा अपने बुलेट को भगाए जा रही थी। उसने अपने बुलेट को एक जगह रोका और छोटू को उतारते हुए बोली, तू घर जा। दीदी, छोटू ने कुछ कहना चाहा, लेकिन आहाना उसकी बात काट दी। मैंने कहा ना, तू घर जा। छोटू के पास आहाना की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। छोटू अभी वहां से कुछ कदम ही बढ़ा होगा कि सामने से 4-5 गाड़ी आ गई। आहाना की धड़कन तेज तेज चलने लगी। उसके हाथ पांव फूलने लगे। उसे रणविजय का केबिन वाला गुस्सा याद आ रहा था। उसने छोटू को जोर से पुकारा, छोटू वापस आओ, जल्दी से बैठो। वह जानती थी उसकी बुलेट रणविजय के गाड़ी का सामना नहीं कर सकती, लेकिन वह इंतजार में थी कि कब वह सारी गाड़ियां रुके। जैसे ही रणविजय अपनी गाड़ी से बाहर निकला, आहाना ने फौरन गाड़ी को पीछे घुमा लिया और फुल स्पीड में बढ़ा दिया। यह देखते ही रणविजय का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लेकिन यह क्या था? अभी आहाना मुश्किल से 2 मिनट ही चली होगी। सामने से 4 गाड़ियां और आ गई और उसमें से बॉडीगार्ड निकलकर
तेजी से आहाना को घेरने लगे। आहाना ने पीछे मुड़कर देखा तो रणविजय अपने हाथ में गन लेकर गुस्से में उसकी तरफ बढ़ रहा था और उसके साथ कैनाल भी था। आहाना की नज़र राणा जी को ढूंढ रही थी। चांदनी रात में वह सब बहुत ही भयानक लग रहा था। आहाना ने छोटू का हाथ पकड़ा और उसे अपने पीछे कर लिया। रणविजय आहाना से कुछ कदम दूर खड़ा हो गया। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आहाना के पीछे खड़े छोटू पर उसने एक नज़र डाली और गुस्से में पूछा। उसे कुछ मत कीजिएगा, इसकी कोई गलती नहीं है। मैं आपको समझाती हूँ। उसने अपने दोनों हाथ फैलाकर रणविजय को छोटू के पास आने से रोक दिया। तभी दो बॉडीगार्ड छोटू की तरफ बढ़े। आहाना ने आओ देखा न ताओ और उन दोनों के नाक पर एक ही साथ दो मुक्का जड़ दिया। यह दोनों बॉडीगार्ड कुछ दूर जाकर वापस से खड़े हो गए और उनके नाक से खून निकलने लगा। कैनाल पहले ही आहाना का गुस्सा खा चुका था, इसलिए वह चुपचाप रणविजय के पीछे खड़ा था। रणविजय ने झटके से आहाना का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। आहाना काफी डर रही थी, कहीं वह छोटू को नुकसान न पहुंचा दे। उसने पीछे मुड़कर देखा, छोटू अभी भी वैसे ही खड़ा था। आहाना ने विनती करते हुए कहा, देखिए आप मेरी बात सुनिए, उसकी कोई गलती नहीं है, उसे कुछ मत कीजिए। देखते ही देखते वहां पर गोली चली और छोटू सड़क पर गिर गया। आहाना दौड़कर छोटू की तरफ जाने को हुई, लेकिन रणविजय ने उसे बाजू से पकड़कर अपने करीब खींच लिया और बोला, मैंने आपको बोला था ना, मुझसे दूर जाने की सोचना भी मत। आहाना छोटू के पास जाना चाह रही थी, लेकिन कुछ लोगों ने उसे उठाया और गाड़ी में डाल दिया। आहाना ने रणविजय को धक्का दिया और पीछे की तरफ हटने लगी। इसी झटके में वह नीचे सड़क पर गिर गई। वह धीरे धीरे सड़क पर बैठकर खिसकती जा रही थी और विजय अपने एक एक कदम उसकी तरफ बढ़ाता जा रहा था। रणविजय उसके पास पहुंचा और अपने पंजे के बल बैठकर उसके पैर को पकड़ लिया। उसने उसके पैर में पहने हुए जूते को खींच कर निकाल दिया। आहाना ने उसका हाथ पकड़कर रोकना चाहा, लेकिन उसकी ताकत के आगे वो किसी चींटी की तरह लग रही थी। रणविजय ने उसका दोनों गाल दबाते हुए बोला, क्यों भाग रही हैं आप मुझसे? आहाना ने अपनी घबराई आवाज में कहा, मुझे आपसे शादी नहीं करनी है। यह सुनते ही रणविजय की आंख गुस्से में लाल हो गई। उसने बंदूक के मुंह से अपने माथे को खुजलाने लगा, जैसे वह अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा हो। आपने यह बात पहले क्यों नहीं बताई मुझे? हम बाद में शादी करते। इस तरह मंडप से भागने का क्या मतलब है? आहाना ने अपने गाल छुड़ाते हुए कहा, मुझे आपसे कभी शादी नहीं करनी थी, कभी नहीं। सुना आपने? आप यह बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए। विजय का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ गया था। उसने कैनाल की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। कैनाल ने रुमाल पर एक शीशी से लिक्विड डाला और विजय को दे दिया। आहाना जोर जोर से अपना सर नाव में हिलाने लगी। रणविजय ने पीछे से उसके गर्दन को पकड़ा और उसके हाथ में पड़ा हुआ रुमाल उसके मुंह पर लगा दिया। बहुत देर तक आहाना छटपटाती रही, लेकिन बेहोश नहीं हुई। रणविजय ने घूर कर कैनाल को देखा। कैनाल डर गया। उसे भी आश्चर्य हो रहा था, इतना क्लोरोफॉर्म डालने के बाद भी आहाना बेहोश क्यों नहीं हुई। उसने अपने हाथ में पड़ी शीशी अपनी आंखों के बिल्कुल सामने लाकर ध्यान से देखा। रणविजय ने रुमाल वापस कैनाल की तरफ बढ़ाया और कैनाल ने उस पर दोबारा से क्लोरोफॉर्म डाला और रणविजय की तरफ बढ़ा दिया। रणविजय ने दोबारा से रुमाल आहाना के मुंह पर लगाया, लेकिन आहाना फिर भी बेहोश नहीं हुई। रणविजय फ्रस्ट्रेशन से खड़ा हो गया और चिल्लाते हुए बोला, क्या है यह? कैनाल डरते हुए बोला, बॉस क्लोरोफॉर्म ही है। अगर क्लोरोफॉर्म है तो यह बेहोश क्यों नहीं हो रही है? आहाना वहां से भागना चाह रही थी, लेकिन उसके पैर में जूते नहीं थे। वो जोर जोर से सांस ले रही थी। इधर राणा जी अंजलि के बगल में आकर बैठे और उन्होंने रणविजय का दुपट्टा उठाकर अपने कंधे पर डाल लिया। पंडित जी ने फेरे लेने शुरू कर दिए। अंजलि का डर के मारे बुरा हाल था और राणा जी यही सोच रहे थे, पता नहीं यह कौन है, जो कोई भी है कल ही डाइवोर्स दे दूंगा, बस किसी भी तरह बहुत टाइम पर आ जाए। धीरे धीरे शादी की सारी रस्में होती गई। फेरे के बाद सिंदूरदान और फिर मालादान। पंडित जी ने कहा, विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए, अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। दोनों ने झुककर सबके पैर छूना शुरू कर दिया। सबसे ज्यादा खुश शकुंतला देवी थी। उन्होंने अंजलि की बधाइयां लेते हुए कहा, आज मेरा सपना पूरा हो गया, आज मेरे दोनों बहुएं घर आ जाएंगी। और उन्होंने राणा जी के सर पर से सेहरा खोल दिया।
राणा जी को देखते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। अस्पताल में विवेक सड़क पर आ चुका था। वह अपनी गाड़ी में बैठा और शहर के दूसरी तरफ रास्ते पर निकल गया, क्योंकि उसे पता था कि अगर अहाना शादी से भाग रही है तो वापस घर की तरफ तो जाएगी नहीं। तभी उसके गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई। विवेक ने झटके से ब्रेक लगाया। वह लड़की थोड़ी दूर उछलकर सड़क पर ही गिर गई थी। विवेक जल्दी से गाड़ी से बाहर आया। वह उस लड़की के पास पहुंचा तो उसने देखा वह लड़की डॉक्टर के यूनिफॉर्म में थी, लेकिन वह हैरान हो गया। वह अपना यूनिफॉर्म उतार रही थी। उस यूनिफॉर्म के नीचे उसने व्हाइट कलर का सूट सलवार पहना हुआ था। उसने अपनी यूनिफॉर्म को जैसे तैसे मोड़कर गोल बनाया और वहीं सड़क के पास झाड़ी में फेंक दिया। आप ठीक हैं? विवेक ने पूछा। तभी वहां पर 8 से 10 आदमी अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट चलाते हुए दौड़े चले आ रहे थे। शायद यह लड़की उनसे बचने की कोशिश कर रही थी। उस लड़के ने आओ देखा न ताओ विवेक पर झपट्टा मारा और उसे किस करने लगी। वह विवेक को धकेलते हुए उसके गाड़ी के पास लेकर आ गई। विवेक अभी कुछ समझ पाता तभी उसने कार के पिछले हिस्से का गेट खोला और विवेक को धकेलते हुए कार के अंदर आ गई। कार के अंदर आते ही वह विवेक से अलग हो गई। विवेक गुस्सा होकर बोला, यह क्या बदतमीजी है? मेरी गाड़ी से बाहर निकलो। वह लड़की रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज मुझे कुछ देर तक यहाँ रहने दो, नहीं तो ये लोग मुझे जान से मार देंगे। तभी वह सारे आदमी दौड़ते हुए गाड़ी के पास आए और गाड़ी के शीशे पर टैप करते हुए बोले, हेलो, आपने एक लड़की को देखा? जब उस लड़की ने देखा कि सारे आदमी उसके पास आ गए हैं तो उसने विवेक को सीट पर धकेल दिया और उसके ऊपर आते हुए उसे फिर से किस करने लगी। विवेक अब फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, लेकिन वह जानता था कि अगर इस वक्त उसने कुछ भी किया तो उन लोगों को शक हो जाएगा और इतने लोगों से वह अकेले नहीं लड़ सकता। उसने भी उस लड़की के सर को पकड़ा और उसे किस करने लगा। जब उन आदमी को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, सब दौड़ते हुए आगे बढ़ गए। जैसे उस लड़की ने देखा कि सभी लोग चले गए तो वह विवेक के ऊपर से हटने लगी, लेकिन विवेक ने उसके कमर को कसकर पकड़ लिया और अपने साइड में लगे बटन को प्रेस किया, जिससे उसकी सीट पीछे की तरफ बैंड होकर बेड में बदल गई। उसने उस लड़की को पलटा और उसके ऊपर आ गया। उस लड़की ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विवेक को अपने ऊपर से हटाया और चिढ़कर बोली, क्या है, वे लोग चले गए। उस कार में हल्की रोशनी थी जिसमें उसका चेहरा थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। जब विवेक ने उसके चेहरे से उसके बाल को हटाया तो उस लड़की का चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। विवेक याद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने इस लड़की को कहाँ देखा है। कार का दरवाजा खोलकर वह लड़की बाहर आ गई। विवेक भी उसके पीछे पीछे आया। उसने अपना डॉक्टर वाला यूनिफॉर्म उस झाड़ी में से ढूंढा और उसके पॉकेट में से कुछ निकालने लगी। थोड़ी देर के मशक्कत के बाद फाइनली उसके हाथ में एक मिनी कैमरा था। विवेक ने उस लड़की को अजीब नजरों से देखा। मिल गया, उस लड़की ने खुश होते हुए कहा। मुझे लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है, तुम चोर हो, विवेक ने कहा। मैं तुम्हें चोर दिखती हूँ? मैं डॉक्टर हूँ, दिखता नहीं है, उसने अपना यूनिफॉर्म दिखाते हुए कहा और वहां से जाने लगी। विवेक उसे रखते हुए कहा, डॉक्टर साहिबा, फिलहाल वे लोग आपको ढूंढ रहे हैं, क्या पता वे लोग दोबारा लौटकर आ रहे हों और अभी रात के 1 बज रहे हैं। उसने अपने हाथ में बंधी घड़ी को देखकर कहा, तो आप कैसे बचेंगी? इन सब के चक्कर में वह भूल ही गया था कि उसे अहाना को ढूंढना है। उस लड़की ने कहा, नहीं नहीं, आज मेरे बॉस की शादी है और यह कैमरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उन्हें देने जा रही हूँ। क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? शादी का नाम सुनते ही विवेक का मन ठनका और उसे याद आया उसे अहाना को ढूंढने जाना था। वह अपनी गाड़ी में बैठते हुए बोला, फिलहाल मुझे अपने दोस्त को ढूंढने जाना है, तो तुम्हें बैठना है तो बैठो। वह लड़की बिना कुछ सोचे समझे विवेक की गाड़ी में उसके बगल वाले सीट पर बैठ गई। सड़क पर अहाना बेहोश हो नहीं रही थी और विजय को लग रहा था कि कैनाल ने कोई दूसरी शीशे उठा लिया है, इसलिए उसने वह रुमाल अपने बॉडीगार्ड के नाक पर लगा दिया। वह बॉडीगार्ड सड़क पर बेहोश होकर गिर गया। उसने वही रुमाल दूसरे बॉडीगार्ड के नाक पर लगाया और वह भी वहीं पर गिर गया। रणविजय को होटल वाली बात याद आ गई जब अहाना को ड्रग्स दिया गया था। रणविजय के फैमिली डॉक्टर सिन्हा ने अहाना को 2-3 बार इंजेक्शन लगाया, लेकिन वह इंजेक्शन अहाना के ऊपर काम नहीं कर रहा था। उस डॉक्टर ने रणविजय को देखते हुए कहा, बॉस, इस लड़की की बॉडी पर नॉर्मल इंजेक्शन काम नहीं कर रहे हैं, इसे कोई बहुत भारी ड्रग्स नहीं दिया गया है और अब तक तो इस इंजेक्शन से इसे ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन
इसकी बॉडी में शायद कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, जिससे इसके ऊपर नॉर्मल दवाइयाँ काम नहीं कर रही है, तो आपको इन्हें नेचुरल तरीके से ही ठीक करना होगा। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। उसने अपना सर झटका और आहाना के गर्दन के पिछले हिस्से में जोर से हाथ मारा। आहाना बेहोश होकर उसकी बाहों में झूल गई। दुल्हन और दुल्हा के जोड़े में राणा जी और अंजलि को देखकर सभी हैरान थे। आप दोनों, आहाना और रणविजय कहाँ हैं? अंजलि तो सबसे ज़्यादा शौक थी और अंजलि को देखकर राणा जी शौक थे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह लड़की अंजलि होगी। शकुंतला जी डर रही थी, अगर यह बात मीडिया में आई तो उनके परिवार की इज्जत उछल जाएगी। इसलिए उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे यह सब मेरी प्लानिंग थी। प्लानिंग? कैसी प्लानिंग? मेघना जी अपनी सास के पास आकर बोली, अरे ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे और मैंने दोनों की शादी करवा दी। सुरेश जी और धर्मा जी ने अंजलि को देखा। अंजलि ने अपना सर नीचे कर लिया। दादी ने राणा जी को चुप रहने का इशारा किया था। दाई माँ राणा जी के पास आते हुए बोली, राणा, ये सब क्या है बेटा? राणा जी कुछ नहीं बोले। मेघना जी धर्मा जी के सामने आते हुए बोली, अब बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। देखिए दोनों की जोड़ी कितनी प्यारी लग रही है, और हमारे राणा के ठाट बाट हमारे रणविजय से कम थोड़े ही हैं। धर्मा जी और सुरेश जी ने एक दूसरे को देखा और अंजलि के पास आ गए। अंजलि ने अपना सर झुका लिया। उसकी आंखों में लबालब आंसू भरे थे। वह बेचारी क्या कहती। महेश जी ने बोला, अरे अगर दोनों को शादी करनी थी तो पहले बता देना था ना, ऐसे अचानक से शादी कर लिया। आहाना और विजय कहाँ हैं? इस बार राणा जी ने अपना मुंह खोला। बॉस कमरे में ही है। अच्छा, वसुंधरा जी ने कहा। दीपू, सुमन, आप दोनों अंजलि को लेकर आहाना के कमरे में जाइए, और पंडित जी आप दोबारा फेरे के लिए तैयारी कीजिए, हम दूल्हा दुल्हन को लेकर आते हैं। अंजलि सुमन और दीपू के साथ वहां से चली गई। विवेक अपनी गाड़ी को सड़क पर धीरे धीरे दौड़ा रहा था। तभी उसे सामने से गाड़ियों का काफिला आता हुआ दिखा। कार की डिम लाइट में उसे रणविजय का चेहरा साफ दिख रहा था। वो समझ गया कि आहाना मिल गई है। उसने भी अपनी गाड़ी उनके पीछे लगा दी। घर के सभी लोग गेस्ट रूम में इकट्ठे हो गए थे। शकुंतला देवी का गुस्से का ठिकाना नहीं रहा जब उन्हें पता चला कि रणविजय घर पर नहीं है। तभी रोनित के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने मैसेज पढ़ा और उस मैसेज में लिखी हुई सारी बातें घर वाले को बता दी। मैसेज कुछ इस तरह से था, हमारे घर के सिक्योरिटी को हमारे दुश्मनों ने भेज दिया था और आहाना का किडनैप करवा दिया था। मेहमानों का मुंह बंद करने के लिए यह सारी प्लानिंग की गई थी। इतना सुनते ही सबका कलेजा मुंह को आ गया। तभी रोनित ने आगे पढ़ा, लेकिन अब खतरे की कोई बात नहीं है, सब कुछ कंट्रोल में है और बॉस आहाना मैडम को लेकर आ रहे हैं। सारी बातें सुनने के बाद सबको थोड़ी सी राहत मिली। थोड़ी देर बाद रणविजय आहाना को अपनी गोद में लिए उस कमरे में आया। उसने आहाना को आराम से बेड पर सुलाया। आहाना अभी भी बेहोश थी। जब मिस्टर एंड मिसेज मेहता ने अपनी बेटी को ऐसे देखा तो वह जल्दी से उसके पास आए। वसुंधरा जी रोते हुए बोली, क्या हुआ है इसे? रणविजय ने शांति से कहा, अभी बेहोश है, थोड़ी देर में होश में आ जाएगी, आप सब लोग प्लीज़ बाहर जाइए। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ गए। सभी लोग आहाना को छोड़कर बाहर चले गए। उस रूम में सिर्फ डॉक्टर, आहाना, कैनाल और रणविजय थे। इधर आहाना के रूम में मिस्टर एंड मिसेज महान अंजलि से बातें किए जा रहे थे और अंजलि सिर्फ रोई जा रही थी। आखिर उसने अपना रोना बंद किया और कहा, यह शादी बस कुछ देर के लिए थी मॉम, कल ही हमारा डाइवोर्स हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। धर्मा जी उसे डांटते हुए बोली, शादी क्या गुड्डा गुड्डी का खेल है? सारे रीति रिवाज, विधि विधान, सारे मंत्र के साथ अग्नि के साक्षी मानकर शादी किया है आप दोनों ने, ऐसे कैसे डिवोर्स हो जाएगा? सुरेश जी अंजलि के कंधे पर हाथ रखकर बोले, बेटा राणा अच्छा लड़का है, हमने अपने सामने उसे बड़ा होते देखा है, बात करने की तमीज, उसका व्यवहार बहुत पसंद है मुझे पूरा यकीन है वह आपको खुश रखेगा। अंजलि एक टक अपने माँ बाप को देख रही थी और मन में सोचती है, काश मैंने पहले ही आप दोनों को सब कुछ बता दिया होता। फिर वह अपने आप से कहती है, क्या राणा जी इस शादी को मानेंगे? अंजलि को चुप देख धर्मा जी ने दोबारा से कहा, बेटा एक माँ बाप को और क्या चाहिए, एक अच्छा लड़का, अच्छा घर परिवार। राणा के माँ कितनी सीधी है, वह तुझे बहुत प्यार करेंगी और आजकल के ज़माने में इतनी अच्छी सास कहाँ मिलती है।
बेटा, और सबसे बड़ी बात यह, हर माँ बाप का सपना होता है उसकी बेटी रानी की तरह रहे, और लाइट पैलेस में तुम भी अहाना की तरह ही एक महारानी बनकर रहोगी। तुम दोनों सहेलियाँ साथ रहोगी। एक बार सोचो बेटा। अंजलि ने मन ही मन कहा, अरे इसमें सोचना क्या है, मैं तो राजी ही हूँ, बस राणा जी कुछ गड़बड़ ना करे। उसने कहा, मॉम, अगर राणा जी नहीं माने तो? अरे हम उन्हें समझाएंगे ना, वो मान जाएगा। और तुझ में कौन सी कमी है जो वह नहीं मानेगा? हर लड़के को सुंदर लड़की चाहिए होती है, और हमारी बेटी किसी परी से कम है क्या? आहना को जैसे ही वह लेडी डॉक्टर छूने को हुई, उसे होश आ गया। वह उठकर बेड पर बैठ गई। अपने सामने डॉक्टर को देखकर वो पहले घबराई और पीछे सरक कर बेड के हेड रेस्ट से टिक कर बैठ गई और धीमे आवाज में बोली, मैं ठीक हूँ। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाकर देखा। वहां पर केनाल डॉक्टर और कुछ बॉडीगार्ड के अलावा उस कमरे में और कोई नहीं था। रणविजय ने डॉक्टर को जाने का इशारा किया। केनाल डॉक्टर को बाहर तक छोड़ने गया। रणविजय उसके पास बेड पर बैठते हुए बोला, आप भाग क्यों रही हैं मुझसे? आहाना ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हुए कहा, मुझे आपसे शादी नहीं करनी है। हर बार आहाना के मुंह से अपने लिए रिजेक्शन सुनकर रणविजय आपे से बाहर हो गया। उसने आहाना की गर्दन पीछे से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, अपने दिमाग में यह बात अच्छे से बिठा लीजिए, आपको मुझसे ही शादी करनी है। जल्दी रेडी हो जाइए, टाइम नहीं है हमारे पास। क्या आप मुझे मंडप में भी बेहोश करके बैठाएंगे, जैसे सड़क से उठाकर लाए थे? आहाना ने तंज कसते हुए कहा। रणविजय अपने चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान लाकर बोला, नहीं, आप खुद चलकर जाएंगी अपने पैरों पर। आहाना ने भी अपने चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कान लाते हुए कहा, "हाँ, और वह दिन कभी नहीं आएगा। मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन आपके साथ जीना नहीं। थोड़ी देर में कैनाल दो लड़कियों के साथ आया। उनके हाथ में मेकअप किट था। रणविजय ने आहाना को अपनी गोद में उठाना चाहा, लेकिन आहाना उसकी गोद से उछलकर वापस बेड पर बैठ गई और उसने कहा, अगर आपने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं मंडप में चिल्ला चिल्ला कर सबको बता दूंगी कि मुझे आपसे शादी नहीं करनी है और आप मुझसे जबरदस्ती शादी कर रहे हैं। फिर जो यह आपका सम्मान, शान, शौकत, गुरूर, इज्जत, सब कुछ मंडप की आग में जलकर स्वाहा हो जाएगा। रणविजय ने उसके दोनों बाजू को पकड़ा और बोला, मुझे मजबूर मत कीजिए, मैं आपके साथ कुछ भी गलत करना नहीं चाहता। क्या करेंगे आप? मेरे सर पर भी बंदूक रखेंगे और मुझे मारने की धमकी देंगे? यह सुनते ही रणविजय हल्का सा हंसा और बोला, आपकी बॉडी पर मुझे एक खरोच भी पसंद नहीं है मेरी जान। शादी तो आप मुझसे करेंगी, वह भी अपनी मर्जी से। फिर उसने कैनाल को कुछ इशारा किया और कैनाल वहां से चला गया। थोड़ी देर में कैनाल दीपा का एक हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए रूम में लेकर आया। वह कैनाल से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश में अपने एक हाथ से उसके दूसरे हाथ पर मार रही थी। रूम में आकर कैनाल ने उसका हाथ छोड़ दिया। दीपा जल्दी से आहाना के पास आई और बोली, दी, आप ठीक है ना? उन लोगों ने आपको किडनैप क्यों किया था? दीपा के मुंह से ये बात सुनकर आहाना हैरानी से दीपा को देखने लगी। फिर उसने रणविजय को देखा और इसे समझते देर नहीं लगी कि रणविजय ने सबको यही बताया है कि उसका किडनैप हो गया है। आहाना को दीपा के लिए डर लग रहा था, क्योंकि वह रणविजय को जितना जानती थी, अब वह दीपा के सहारे उसे मजबूर करेगा। रणविजय ने दीपा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, दीपा, आपकी दी नौटंकी कर रही हैं। कह रही हैं मैं उन्हें पसंद नहीं हूँ। दीपा ने पहले रणविजय को देखा और फिर आहाना को देखते हुए कहा, नहीं जीजू, आपको कोई गलत फहमी हुई है। दीदी आपसे बहुत प्यार करती हैं, सच्ची। उसने आहाना का दोनों हाथ पकड़ते हुए कहा, आप क्यों परेशान कर रही हो उन्हें? वैसे भी बहुत देर हो गई है। आपको पता है, जब आपका किडनैप हो गया था तो दादी जी ने सबका मुंह बंद करने के लिए आपकी जगह पर अंजलि दीदी को बैठा दिया और जीजू की जगह पर राणा भाई बैठ गए थे और दोनों की शादी हो गई। अच्छी बात है ना? दीपा अपने ही खुशी में आहाना को सारी बातें बताई जा रही थी। कैनाल भी दीपा के मासूमियत देखकर उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसने मन ही मन कहा, इसे तो पता भी नहीं है कि बॉस ने इसे मोहरा बनाने के लिए बुलाया है। दीपा की बात सुनकर रणविजय ने आहाना को देखा और मन ही मन सोचा, क्या वो लड़की अंजलि थी? रणविजय दीपा को खड़ा करते हुए बोला, अरे साली साहिबा, अगर आप बाहर नहीं जाएंगी तो आपकी दी तैयार कैसे होंगी? हाँ दी, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, कहते हुए दीपा बाहर जाने लगी। रणविजय ने कैनाल को देखते हुए कहा, कैनाल, दीपा के साथ जाओ। और दीपा कहा,
अच्छे से ख्याल रखना। वह कह तो कैनाल से रहा था, लेकिन उसकी नज़र बराबर आहाना की आंखों में थी, जिस आंखों में उसे अब डर दिख रहा था। कैनाल ने दीपा का हाथ पकड़ लिया और बोला, आप चिंता मत कीजिए, जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती मैं साली साहिबा का ध्यान रखूंगा। आहाना को उन दोनों की धमकी भरी बातें अच्छे से समझ आ रही थी, लेकिन दीपा इन सबसे कोसों दूर थी। कैनाल दीपा का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले गया। रणविजय ने कपट से एक बैग निकाला और बेड पर रखकर उन लड़कियों की तरफ इशारा करते हुए बोला, जल्दी से रेडी करो। उसने हाना को अपनी गोद में उठाया और ड्रेसिंग टेबल के सामने लाकर चेयर पर बैठा दिया। उसके कान के पास झुककर उसने आहाना के कान में कहा, दीपा की पूरी लाइफ आपके इसी फैसले पर डिपेंड है। आप उसे कैसा जीवन देना चाहती हैं? रणविजय के बात सुनकर आहाना अंदर तक कांप गई। रणविजय खुद वहीं काउच पर बैठ गया। इधर विवेक उस लड़की को लेकर मेहदा सदन के सामने आया, लेकिन बॉडीगार्ड ने उस लड़की को अंदर जाने से मना कर दिया। विवेक ने कहा, यह मेरे साथ है, लेकिन बॉडीगार्ड ने कहा, सॉरी सर, जिनके पास इनविटेशन कार्ड नहीं है हम उन्हें अंदर नहीं जाने दे सकते। तभी उस लड़की ने कहा, अरे तुम राणा जी, आदिल या रोनित सर किसी को भी बुला दो, वो जानते हैं मुझे। उस लड़की के मुंह से रणविजय के आदमियों का नाम सुनकर विवेक हैरान था। तभी उस लड़की ने कहा, मेरा नाम लाची है, मैं खुद उनकी बॉडीगार्ड हूँ। आप लाइट पैलेस के किसी भी बॉडीगार्ड को बुलाइए, वे लोग मुझे पहचान जाएंगे। लेकिन उन बॉडीगार्डों ने उसकी एक न सुनी। विवेक ने लाची को देखते हुए मन ही मन कहा, शायद मैंने इसे आहाना के सगाई में देखा था, तभी मैं सोचूं कहाँ देखा है इसे। विवेक ने कहा, तुम रुको, मैं जाकर रोनित सर को बाहर भेजता हूँ। लाची चुपचाप वहीं खड़ी हो गई और घूर घूर कर उन बॉडीगार्डों को देखने लगी। लाइट पैलेस में वह इकलौती लेडी बॉडीगार्ड थी, इसलिए वह अपने हुक्म सभी बॉडीगार्डों के ऊपर चलाती थी और लड़की समझकर कोई उसे कुछ नहीं कहता था। विवेक अंदर आया और उसने रोनित को बताया। लाची का नाम सुनते ही रोनित वहां से ऐसे भागा जैसे उसका कोई कीमती खजाना दरवाजे पर हो। अब उसे किसी ऐसे की तलाश थी जो उसे सारी बातें सच सच बताए, और वह दीपा को ढूंढने लगा। लेकिन दीपा उसे नहीं मिली तो वह सीधे आहाना के कमरे की तरफ चला गया। कमरे के बाहर दो बॉडीगार्ड को देखकर वह हैरान रह गया। अरे मैं उनका दोस्त हूँ, मुझे उससे मिलना है, विवेक ने कहा। लेकिन बॉडीगार्ड ने उसे अंदर नहीं आने दिया और बोला, अभी वह रेडी हो रही हैं। विवेक ने कहा, ठीक है, अंजलि को बुला दो। कौन अंजलि? अंदर कोई नहीं है बॉस के अलावा। विवेक वहां से चला गया। विवेक सीधे गेस्ट रूम में इंटर हुआ। गेस्ट रूम में सारे लोग बैठे थे। अंजलि और राणा जी भी वहीं थे। अंजलि के मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र देखकर विवेक हैरान रह गया। वह अंजलि के पास आता उससे पहले ही पुनीता जी उसके पास आकर बोली, अब क्या करने आया है यहाँ पर? कब से कहाँ था? देखो, इस लड़की ने शादी कर ली। विवेक ने अंजलि का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और बोला, तुमने किससे शादी कर ली? मेघना जी खड़े होते हुए बोली, बेटा सिचुएशन ऐसी हो गई थी, आहाना का किडनैप कर लिया था किसी ने, और उन्होंने उसे सारी बातें बता दी। यह सुनकर विवेक मन ही मन खुश होते हुए बोला, चलो ऐसे या फिर वैसे जोड़ी तो ऊपर वाले ही बनाते हैं। और उसने अपनी मम्मी को समझाते हुए बोला, मॉम, जो होना था वो हो गया। हाँ तो अब यहाँ पर हमारा क्या काम है, चलो यहाँ से। कहते हुए पुनीता जी विवेक और उसके पापा को खींचते हुए वहां से लेकर चली गई।